सारे लोग मेरे सीनियर साथी, बड़े बुजुर्ग भाइयों में सब में बात होती है कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार जिस गति, तो वहाँ के जो मनुस्मृति मनु को मानने वाले लोगों को वो चीज़ सही नहीं लगती थी। तो फिर देखते थे ये संत कैसा है, ये महात्मा कैसा है, बड़ा हठी है, मरने को भी नहीं डरता है। तो साथियों, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, मिलके रहना पड़ेगा, एक संगठन के साथ रहना पड़ेगा, एक झंडे के नीचे रहना पड़ेगा। पूरे विश्व के, पूरे भारत के लोगों को बलवीर सिंह जाटव की तरफ से तथागत गौतम बुद्ध के जन्म उत्सव की, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों के बीच में एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। हम लोगों के बुद्धिजीवियों, बहुत सारे लोग मेरे सीनियर साथी, बड़े बुजुर्ग भाइयों में सब में बात होती है कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार जिस गति से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। बुद्ध धम्म के अनुयायी लोग कम बन रहे हैं, जो लोग मान भी रहे हैं, बुद्ध धम्म को पढ़ भी रहे हैं, फिर भी बुद्ध धम्म से संस्कार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ साथी हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि हम लोग बहुत मेहनत से लगे हैं लेकिन लोग हमारी बात मानते क्यों नहीं हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी कमज़ोर व्यक्ति की कभी कोई बात नहीं मानता है। हमेशा ये नियम है कि ताकतवर की बात मानी जाती है। जो ताकतवर होता है, जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास सत्ता होती है, उसकी बात मानी जाती है। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे, उससे पहले वो एक बहुत बड़े राजघराने के बेटे थे। बहुत बड़ा राजपाट था उनका। उन्होंने राजपाट त्यागा, बीवी बच्चे त्याग दिए। तो ये सब त्यागने के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बड़े बड़े रियासतों में, राजाओं के क्षेत्र में जाते थे। कोई अवांछनीय गलत घटनाओं को, पाखंडवाद को, अत्याचार होते को देखते थे तो वो उस चीज़ का विरोध करते थे। तो वहाँ के जो मनुस्मृति मनु को मानने वाले लोगों को वो चीज़ सही नहीं लगती थी। तो फिर देखते थे ये संत कैसा है, ये महात्मा कैसा है, बड़ा हठी है, मरने को भी नहीं डरता है, क्या बात है। फिर वहाँ पे कहीं राजघराने में, राज्य में सूचना भेजी जाती है कि संत ऐसा आ गया, एक व्यक्ति ऐसा आ गया जो बड़ा हठी है, ऐसे किसी की बात नहीं मान रहा है। और वो बहुत सारी घटनाएं हैं आपको देखने को मिलेगी। तो फिर वहाँ सूचना दी जाती है, वहाँ का राजा आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो देखता है अरे ये तो सिद्धार्थ हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सिद्धार्थ हैं और सिद्धार्थ ने ये सब कुछ त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो नतमस्तक हो जाता है वो राजा और घर ले जाता है, सेवा करता है उनकी। तो ये चलता रहता है और बुद्ध भगवान
बुद्ध धर्म की स्थापना हो जाती है। तो इस तरीके से बुद्ध की स्थापना होती है। उसके बाद राजपाट आता है, बहुत बड़े हमारे राजा होते हैं, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बुद्ध धर्म अपनाने के बाद उनकी बेटी संघमित्रा, उनका बेटा महेंद्र, जिस जिस देश में जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ प्रचार किया, उन लोगों ने धम्म को स्वीकार किया। वो देश आज बहुत तरक्की पे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा, जब जब जिसकी सत्ता होती है, जिसके पास पावर होती है, उसकी बात मानी जाती है। सम्राट अशोक के ही टाइम में क्यों बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ? क्योंकि वो बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे, उनकी बात लोग मानते थे, और बहुत मानवतावादी धर्म है ये, समानता में विश्वास रखता है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक का ध्यान रखते हैं ये लोग, ये धर्म, इसको मानने वाले किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनती है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। जब जब सरकार बनी, कभी उन्होंने जिले बनाए महापुरुषों के लिए नाम से, कभी कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई। फिर आप देखने को आपको मिला होगा, जब सरकार बनी पूर्ण बहुमत से, तो लखनऊ में पूरा बुद्धमय कर दिया, नोएडा बुद्धमय कर दिया। कोई भी ऐसी कोई योजना, कोई स्मारक, कोई पार्क मतवादी व्यवस्था के तहत नहीं बनाया गया। तो जो पावर थी, जितनी पावर थी, उसका सही इस्तेमाल किया बहन जी ने, और उसको स्थापित किया, कोशिश की कि जितना हो सकता है। तो साथियों, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, मिलके रहना पड़ेगा, एक संगठन के साथ रहना पड़ेगा, एक झंडे के नीचे रहना पड़ेगा। और जब एक संगठन और एक झंडे के नीचे रहोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, भाईचारा कायम करना पड़ेगा। कमज़ोर हो, कमज़ोर लोगों को अपने साथ जोड़ लो, दलितों को जोड़ो, पिछड़ों को जोड़ो, मुस्लिमों को जोड़ो, कमज़ोर ब्राह्मणों को जोड़ो, क्षत्रियों को जोड़ो, वैश्यों को जोड़ो। और जोड़ने के बाद जब आप सत्ता स्थापित कर लेंगे तो आप कोई भी योजना, कोई भी पावर आपको हासिल हो सकती है। आपका मान सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित रह सकता है। आपका संविधान पूरी तरीके से लागू हो सकता है, उसकी सुरक्षा हो सकती है। आपके सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते हैं, आपके हाई कोर्ट में जज हो सकते हैं, आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका हो सकता है। तो साथियों, ये प्रण करो, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, कि हम 2022 में अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे, 2024 में केंद्र में हम अपनी सत्ता लाएंगे, बहन मायावती जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मेरी सत्ता जब होगी, मेरी बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता होगी, तो यहाँ पे दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब सामान्य वर्ग को, सभी को फायदा होगा। पूरे विश्व में अगर शांति चाहते हैं अगर आप, तो आपको बुद्ध का विस्तार करना पड़ेगा। हथियार, गोला बारूद, मिसाइलों से अगर बचना है तो बुद्ध धम्म अपनाना पड़ेगा, अगर आपको शांति चाहिए तो। ये धम्म का विस्तार भारत से हुआ है,
तो आगे भी अगर आपको बढ़ाना है तो कोई भारत से ही ऐसा महापुरुष पैदा होगा, भारत के ही लोग इसे बढ़ाएंगे, ये निश्चित ही है। तो भारत में आपको सत्ता कायम करनी पड़ेगी, पहले भारत में विचारधारा अच्छी कायम करनी पड़ेगी, बुद्धमय आपको भारत करना पड़ेगा। जब भारत बुद्धमय होगा तो पूरे वर्ल्ड में विश्व जनसंख्या के नाम पर भारत दूसरे नंबर पे है। हर कोई भारत से रिश्ता बना के रखना चाहता है, हर कोई भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। जब भारत से कोई रिश्ता बना के रखेगा, व्यापार करेगा, तो भारत की विचारधारा को भी फॉलो करेगा, अगर विचारधारा अच्छी है, मानवतावादी है। तो दोबारा से आप सभी साथियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सबको लोगों को सत्ता हासिल करनी है, विधानसभा लोकसभा में कब्जा करना है और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित करनी है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।